ट्रेडिंग अकाउंट हमने बात की थी कि हमारे फाइनल अकाउंट के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। तो उसमें सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं ताकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के बारे में पता चल सके। जो हमारा ट्रेडिंग एक्टिविटी बिजनेस की है, बिजनेस की ट्रेडिंग एक्टिविटी क्या होती है? माल खरीदना बेचना, ठीक है। अगर हम सर्विस प्रोवाइडर हैं तो सर्विस देना और उसका पेमेंट लेना। तो ये बेसिक हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटी है, बिजनेस का ऑपरेटिंग आइटम है, मेनली यही है हमारा काम। इन अदर वर्ड्स, इट इज प्रिपेयर टू शो द रिजल्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। माल को बनाना तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आ जाएगा, वो अभी हम बाद में सीखेंगे। अभी हम सीखते हैं माल को खरीदना और बेचना। If the amount of sale exceeds the amount of purchases and expenses directly connected with purchases, the difference is termed as gross profit. तो अगर हम माल बेच रहे हैं ज़्यादा में, खरीद रहे हैं कम में, तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। उस प्रॉफिट का नाम क्या देंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। उसके अलावा अगर हमें लॉस हो गया तो ग्रॉस लॉस नाम दे देंगे उसे। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आप जरूर लिखिएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, जिसे हम शॉर्टकट में COGS बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स प्लस नेट परचेजेस। नेट परचेजेस का मतलब होता है परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न्स प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए हैं रिलेटेड टू परचेजिंग ऑफ गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जो माल बचा हुआ है वो बिका नहीं है, इसलिए वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नहीं आएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स प्लस नेट परचेजेस ऑफ गुड्स प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। ये बहुत जगह काम आएगा, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसका फॉर्मेट कैसे होता है? तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, इसमें डेबिट साइड में एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड में रिवेन्यू आते हैं। रिवेन्यू मीन्स जो हमारे पास पैसा आया है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, माल को बेचने से, सेल्स वगैरह का। तो ओपनिंग स्टॉक का डेबिट बैलेंस, यहाँ डेबिट में डेबिट बैलेंस वाली आइटम आएंगी। ओपनिंग स्टॉक का डेबिट बैलेंस होता है। परचेजेस डेबिट बैलेंस होता है। परचेजेस में से परचेजेस रिटर्न लेस कर देंगे, जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो उससे बजाय हम क्रेडिट में लिखें, उसे हम डेबिट में लिख देते हैं। परचेजेस में से लेस कर देते हैं, जो लेस करके आता है इसे हम नेट परचेजेस बोल देते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, माल खरीदने से रिलेटेड एक्सपेंसेस, इन सबको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोल देते हैं। ये सब आ जाएंगे, जैसे वेजेस एंड सैलरी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरेज नाम लिखा हो या कैरेज इनवर्ड लिखा हो या कैरेज ऑन परचेजेस लिखो, तीनों एक ही बात है। गैस फ्यूल पावर फैक्ट्री में एक्सपेंस होता है। फ्रेट एंड कार्टेज माल खरीदने से रिलेटेड एक्सपेंस होता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस माल बनाने से रिलेटेड एक्सपेंस होता है। फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट, डॉक चार्जेस और क्लियरिंग चार्जेस होता है। जब हमारा माल पानी के रास्ते से आता है तो उसको क्लियरिंग कराने के एक्सपेंसेस को बोलते हैं। ये भी हमारा परचेजेस से रिलेटेड है, तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या? रिलेटेड टू परचेजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। इंपोर्ट ड्यूटी, जब इंडिया के बाहर से आप माल मंगाते हैं तो उस पर कस्टम या इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, वो आ जाएगा। रॉयल्टी माल को बनाने से डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपेंस होता है। जब आप किसी से लाइसेंस लेते हैं, किसी से आप उसकी किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट करना होता है, तो उसको हम रॉयल्टी बोलते हैं। ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, सब डेबिट साइड में आ जाता है। क्रेडिट में सेल में से सेल्स रिटर्न लेस हो जाएगी। यहाँ ध्यान रखिएगा, परचेजेस चाहे डायरेक्ट हो चाहे कैश परचेजेस हो या क्रेडिट परचेजेस हो, दोनों आएंगी। ऐसी सेल भी कैश सेल्स हो, क्रेडिट सेल्स, दोनों आएंगी। सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं।
क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा बचा हुआ, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हमने बोला था ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस एक्सपेंसेस, ये जो हमने बोला था ये सब हमारी डेबिट साइड वाली आइटम थी, माइनस क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट वाली आइटम थी, क्रेडिट में आ जाएगा। और अगर हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर लॉस हुआ तो लॉस इस साइड में आ जाएगा, क्रेडिट साइड में, और ये भी हमारा P&L में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्या क्या आता है और क्रेडिट में क्या क्या आता है ये हमने सीखा। मैं आपको एक समराइज फॉर्म में शॉर्टकट में बता देता हूँ। डेबिट में क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड में आएगा सेल्स, नेट सेल्स मतलब सेल माइनस रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक, और जो डिफरेंस होगा वो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। अगर इन केस डिफरेंस क्रेडिट साइड में आता है तो उसे हम ग्रॉस लॉस बोल देते हैं। ये एक नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है, और इसमें आप ये हेडिंग डालना नहीं भूलेंगे फॉर द ईयर एंडिंग, क्योंकि जनरली ये 1 ईयर के लिए बनाया जाता है। और फॉर द ईयर एंडिंग कौन सा ईयर है, एंड हो रहा है 31 मार्च 2021, ऐसा लिखना है उस पर, और इस फॉर्मेट के हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालना है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, आइए मिलकर हम इसे करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की हेल्प से हम इसे करते हैं, जहाँ पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो जल्दी से आप इसका फॉर्मेट बना लीजिए सो दैट हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना पाएँ। इसके फॉर्मेट में हेडिंग डल जाएगा जो मैंने बताया फॉर द ईयर एंडिंग वाला, और क्या बना रहे हैं उस चीज़ का। साफ सुथरा फॉर्मेट बनाएंगे, हेडिंग डालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ, जो भी नाम है उसका, नहीं दिया तो हम डैश डैश कर सकते हैं या ऐसे छोड़ सकते हैं, केवल लिख सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन आप यहाँ जरूर लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19, जो ईयर एंड है वो टाइम पीरियड लिखना है आपको। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, पर्टिकुलर्स अमाउंट तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखने को बोला था मैंने, जल्दी से बोलो, डेबिट साइड में, तो ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा 2 लाख। इसके बाद परचेजेस अगेन डेबिट साइड में 2 परचेजेस। अब हम ये देखेंगे परचेजेस रिटर्न तो नहीं है। अगर परचेजेस रिटर्न है जो कि दिया हुआ क्रेडिट साइड में 60,000, तो ये लेस हो जाएगा, इसलिए हम परचेजेस को इनर साइड में लिखते हैं 10 लाख। इसमें से माइनस कर देते हैं परचेजेस रिटर्न्स, तो इसे परचेजेस रिटर्न भी लिख सकते हैं, सिंपल रिटर्न्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि परचेजेस में से परचेजेस रिटर्न ही लेस होगा 60,000, तो ये हो जाएगा 9,40,000। नेक्स्ट आइटम है सेल्स, तो सेल्स क्रेडिट में लिखते हैं बाय सेल्स। अब सेल्स रिटर्न अगर है जो कि 1 लाख है, तो हम इसे इनर कॉलम में लिख देते हैं सेल्स 25 लाख माइनस सेल्स रिटर्न्स 1 लाख, 24 लाख आ जाएगा। आप साथ साथ कर सकते हैं, या पहला क्वेश्चन है तो इसे ध्यान से समझ सकते हैं, फिर वीडियो पॉज करके आप अपने आप से करिएगा। फ्रेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेजेस, जिसे हिंदी में भाड़ा बोलते हैं। जैसे ट्रक वगैरह से माल आता है, ट्रेन से माल आता है, तो उस पर जो भाड़ा फ्रेट का एक्सपेंस आता है, तो रिलेटेड टू परचेजिंग एक्सपेंसेस है। वेजेस,
जो वर्कर को हम मजदूर लोगों को पैसा देते हैं, मजदूरी, उसे वेजेस बोलते हैं। हमारी फैक्ट्री में लोग काम करते हैं उनको, तो डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री के जो भी एक्सपेंसेस हैं वो सब हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो भी हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आ जाएंगे। फैक्ट्री लाइटिंग 54,000। कोल गैस एंड वाटर, कोल गैस एंड वाटर भी हमारा फैक्ट्री में यूज़ होता है, तो ये भी डेबिट में आ जाएगा। कोल गैस एंड वाटर 11,000। तो डेबिट साइड में सेल्स रिटर्न हो गया, परचेज रिटर्न हो गया। कैरीज ऑन परचेजेस हमारा परचेजिंग एक्सपेंसेस है। कुछ नहीं दिया हो, सिंपल कैरेज लिखा हो तो भी हम कैरेज ऑन परचेजेस ही एज्यूम करते हैं उसको। कैरेज ऑन सेल्स नहीं आएगा क्योंकि सेलिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। फैक्ट्री का रेंट आ जाएगा 2,20,000। फैक्ट्री रेंट 2,20,000। और जो ऑफिस का रेंट है वो नहीं आएगा क्योंकि ऑफिस के एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में केवल परचेजेस और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स परचेजेस आती है बस, और कुछ भी नहीं आता है। तो अब क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है 3 लाख, तो ये आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। फॉर्मेट के हिसाब से क्रेडिट साइड में आ जाता है 3 लाख। टोटल कर लेते हैं, टोटल हमारा 27 लाख रुपीज़ है। और जो डिफरेंस है वो हमारा जीपी आ जाएगा 10,52,500। जो ये ग्रॉस प्रॉफिट है इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तुरंत इसके बाद बनता है, तो इसलिए हम चाहें तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन लिख सकते हैं या ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन भी लिख सकते हैं। तो हमने एक ट्रेडिंग अकाउंट सीखा किस तरीके से बनाया जाता है, इसका फॉर्मेट क्या है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बनता है। हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके कि इसका फॉर्मेट कैसा है, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है। इसके फॉर्मेट, तो अब ये वाला क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ कर सकते हैं, और इन केस आप मेरे से पीछे रह जाएं तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, लेकिन अब आप मेरे साथ साथ करिएगा, केवल वीडियो मत देखिएगा। जब भी आपको कोई अकाउंट बनाना आ जाए, कोई फॉर्मेट समझ में आ जाए, तो बच्चों बार बार मैं नहीं कहूँगा, आपको हमेशा क्या करना है, साथ साथ क्वेश्चन करना है, क्योंकि एग्ज़ाम देने मैं नहीं जाऊँगा, आपको जाना है, तो उसमें आपको खुद ही करना है। तो जितना खुद से प्रैक्टिस करेंगे अकाउंटिंग में, उतना ही आप फ़ायदे में रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है हमें, तो हेडिंग डाल देंगे ट्रेडिंग अकाउंट, और फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018, ये हेडिंग डल जाएगी। यहाँ डेबिट और क्रेडिट है, यहाँ पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। मैं आने वाले क्वेश्चंस में पर्टिकुलर्स अमाउंट वगैरह नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली क्वेश्चन शुरू कर दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं लिखना, आपको लिखना है बिल्कुल। वैसे हमें एक आदत बनानी चाहिए कि क्वेश्चन को एक बार पूरा पढ़ लेना चाहिए, ताकि हमें एक आइडिया हो जाए बेसिक इस क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक, कैश सेल, क्रेडिट सेल, रिटर्न आउटवर्ड, इसमें बच्चे बहुत मिस्टेक कर देते हैं, उन्हें पता नहीं चलता रिटर्न आउटवर्ड का क्या मतलब है। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब है कि माल जा रहा है, माल हमारे पास से जा रहा है वापस करते हुए, तो माल खरीदा होगा तो ही वापस करेंगे ना, तो ये परचेजेस रिटर्न है।
वेजेस, सैलरी, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, कैरेज, कार्टेज इनवर्ड, कार्टेज कैरेज आप एक जैसा माने फिलहाल एक्सपेंस। कैश ऑफ क्रेडिट परचेजेस, रिटर्न इनवर्ड, माल वापस आ रहा है तो बिका हुआ माल वापस आएगा तो ये सेल्स रिटर्न है। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, मार्केट वैल्यू। अब हमें एक बात और ये समझनी है कि जो स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक, इसकी जो वैल्यूएशन होगी ये होगी कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, जो भी कम है। तो कॉस्ट है 90, फेयर मार्केट वैल्यू 84,000, दोनों में से कम क्या है 84,000, तो क्लोजिंग स्टॉक 84,000 पर लिया जाएगा। ये क्यों ऐसा करते हैं इसके बारे में हम डिटेल में कभी और पढ़ेंगे, या थ्योरेटिकल आपने पढ़ भी लिया होगा। एक चैप्टर है स्टार्टिंग में बेसिक्स इंट्रोडक्शन, जहाँ पर हम अलग अलग टाइप की कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस पढ़ते हैं। वहाँ पर कंजर्वेटिज्म की कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर मैंने बता रखा है, प्रूडेंस भी बोलते हैं इसको, कि जो होने वाले एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं उन्हें आज ही लिख लेते हैं। अगर हमने कोई माल बनाया है 90 का लेकिन उसकी कॉस्ट 84,000, मार्केट वैल्यू 84,000 है, इट मीन्स उस पर 6,000 रुपये का लॉस तो होना ही है। तो आज ही क्यों ना उस लॉस को रिकॉर्ड कर लें, तो कॉस्ट 90 की बजाय हम सीधा 84 पे लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली इस अकाउंट में 6,000 का लॉस आ जाएगा, या हम कह सकते हैं प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए हम इसे कॉस्ट, और वैसे यहाँ फेयर मार्केट वैल्यू लिखा है, अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू लिखा होगा जो होता है फेयर मार्केट वैल्यू लेस सेलिंग एक्सपेंसेस, तो वो भी यही बात आप मानते हुए दोनों में से कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू या नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस को ही आपको यहाँ पर लिखना है। तो बिना देरी करे हुए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक 1,50,000, सेल्स चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो दोनों आएगी, तो कैश सेल्स 60,000, क्रेडिट सेल 12 लाख। जनरली क्रेडिट सेल ज़्यादा होती है कैश सेल से, तो टोटल 12,60,000, इसमें से लेस कर देते हैं सेल्स रिटर्न्स। सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड जो था 20,000, तो बाहर आ जाएगा 12,40,000, 12,40,000 रुपये का ये अमाउंट आ गया। वेजेस सैलरी, पहले मुझे परचेज लिखना है, उसके लिए जगह छोड़कर बाकी लिख रहा हूँ वेजेस एंड सैलरी 4,000, कैरेज इनवर्ड 2,000, मतलब इनवर्ड मतलब माल खरीदने पर किया है। अगर कैरेज आउटवर्ड होता तो सील करने पे किया होता, वो यहाँ नहीं आता, वो P&L में आता। उसका फ्रेट इनवर्ड अगेन परचेजेस पर है, तो फ्रेट इनवर्ड लिखा हो या फ्रेट लिखा हो एक ही बात है, 3,000। उसके बाद कार्टेज, कार्टेज भी इनवर्ड लिखा हो या सिंपल कार्टेज, तो हम इनवर्ड ही मानते हैं, परचेजेस पर ही मानते हैं। परचेजेस टू कैश परचेजेस हमें 50,000 दिया है, और क्रेडिट परचेजेस हमें 10 लाख दिया है, माइनस परचेजेस रिटर्न्स 10,000 हमें दिया हुआ है परचेजेस रिटर्न, तो ये 10,40,000 रुपीज़ आ जाएगा। इसके बाद कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और मार्केट वैल्यू, तो हमें क्या लेना है, दोनों में से जो भी कम है, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, दोनों में से कम है 84,000, तो 84,000 ले लेंगे। अब हम सब कुछ लिख चुके हैं, तो अब हम प्रॉफिट या लॉस आराम से निकाल सकते हैं। इसका टोटल कर लेंगे, क्या आ गया टोटल बताइए। $13,24,000, और जो प्रॉफिट है ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारे पास 1,24,000 रुपीज़। तो इस तरीके से हमें ट्रेडिंग अकाउंट का बेसिक क्वेश्चन करने आ गए। इसके बाद
हम नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस करेंगे। अभी अभी हमने सीखा था किस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और उसका फॉर्मेट कैसा होता है। अब हम सीखने जा रहे हैं कि उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं। अगर आपको फॉर्मेट समझ में आ गया है तो उससे रिलेटेड हम जर्नल एंट्रीज बहुत आराम से सीख पाएंगे। हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या लिखा था, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, परचेजेज रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। तो हम ये सारे जो ट्रेडिंग अकाउंट में लिख रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो वो जर्नल एंट्री के थ्रू आएगी। तो इसका मतलब कोई ना कोई जर्नल एंट्री बनी होगी जिसकी वजह से ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ये सब कुछ आया है। इसे हम ट्रांसफर एंट्रीज बोलते हैं जो ईयर एंड में बनती है। हमने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्या लिखा, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में, इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट जर्नल एंट्री में डेबिट हो रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक। और डेबिट में क्या लिखा, परचेजेस। और क्या लिखा, वेजेस, फ्रेट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इन सब की जनरल एंट्री क्या हो गई, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेस टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके साथ साथ जो सेल्स रिटर्न है उसे हमने क्रेडिट साइड से माइनस किया है, अदरवाइज वो डेबिट साइड में ही ट्रांसफर हुआ होगा क्योंकि सेल्स रिटर्न का भी डेबिट बैलेंस है और इन सब अकाउंट का भी डेबिट बैलेंस है। तो हम अगर क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न है तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा, टू सेल्स रिटर्न्स। अब हम क्रेडिट साइड वाली आइटम्स को ट्रांसफर करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएंगी क्रेडिट आइटम्स, तो उनका मतलब ट्रांसफर करने के लिए उनको डेबिट करना पड़ेगा। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आ रही है, इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट कैसे करेंगे, सेल्स को, क्लोजिंग स्टॉक को, और अगर परचेजेस रिटर्न है तो उसे भी, परचेजेस रिटर्न्स अकाउंट डेबिट। इन दोनों एंट्रीज बनाने के बाद ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा, वहाँ से ग्रॉस लॉस ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हम ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग से पीएनएल में। तो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखा था ग्रॉस प्रॉफिट, इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट के लिए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो गया, और पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा ये, इसलिए हम इसे क्रेडिट कर देंगे और लॉस के लिए रिवर्स एंट्री बना देंगे। इसकी जगह हम दो एंट्री भी बना सकते हैं। क्या, हमने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखा था ग्रॉस प्रॉफिट, तो उसके लिए हम एंट्री बनाएं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट, और फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करें पीएनएल अकाउंट में। तो दो एंट्री भी हम बना सकते हैं। ज़्यादातर बच्चों को एक ही एंट्री समझ में आती है, अच्छी लगती है, क्योंकि आलसी होते हैं तो दो एंट्री बनाने के बजाय एक एंट्री बनाना पसंद करते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारी ये ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड जनरल एंट्रीज हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट और साथ ही ऑल्सो पास द क्लोजिंग एंट्रीज। इसका मतलब हमें ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाना ही है और क्लोजिंग एंट्रीज भी पास करनी है। तो पहले हम क्या करें, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। आप भी बनाइए जल्दी से ट्रेडिंग अकाउंट और देखते हैं कौन जल्दी बनाता है, आप या मैं। वैसे तो मैं ही जल्दी बनाऊंगा, फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं मेरे से जल्दी बनाने की। अब आप अगर जल्दी बना लेंगे तो आपने स्केल से लाइन नहीं खींची होगी, इसका मतलब मैंने देखो स्केल से लाइन खींची है। हेडिंग डल जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, आपको हेडिंग भी डालनी है 31 मार्च 18, और टू ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, परचेजेस 10 लाख, परचेजेस रिटर्न माइनस हो जाएगी, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेजेस रिटर्न, क्योंकि माल हमारे पास से जा रहा है, परचेजेस की होगी तभी वापस जाएगा रिटर्न करने पर, 9,20,000।
wages 50,000, sales 15,50,000 minus sales returns या रिटर्न इनवर्स 50,000, 15 lakh rupees, freight 5,000, carriage inward 10,000, closing stock 2 lakh, टोटल मुझे लग रहा है क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, 17 लाख है। और जो डिफरेंस आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट 6,15,000। ये तो था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। अब हमें इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज भी बोला गया है, मैं उसको बिना फॉर्मेट के बना रहा हूँ। जर्नल एंट्रीज आपको एग्ज़ाम में फॉर्मेट से बनानी पड़ेंगी। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, टू परचेजेस 10 लाख। आप 9,20,000 नहीं कर सकते नेट फिगर, क्योंकि परचेजेस अलग है, परचेजेस रिटर्न अलग है। टू सेल्स रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न्स को ट्रांसफ़र करेंगे 50,000, क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस है, ट्रांसफ़र करते हुए क्रेडिट किया है। और वेजेस 50,000, वेजेस 50,000। इसके बाद फ्रेट 5,000, और कैरेज 10,000। इन सब का अगर मैं टोटल करता हूँ तो वो आता है 12,15,000। अब मैं क्रेडिट साइड के आइटम्स को ट्रांसफ़र करता हूँ, और क्रेडिट साइड में है सेल्स 15,50,000। आप 15 लाख से एंट्री नहीं बना सकते, क्योंकि सेल्स रिटर्न अलग से ट्रांसफ़र हुई है। क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख, और साथ ही परचेजेस रिटर्न को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। परचेजेस रिटर्न्स अकाउंट डेबिट, परचेजेस रिटर्न आपकी 80,000 थी, टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने जो ट्रांसफ़र किया वो हो जाएगा 15,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 80,000, तो ये हमारा 18,30,000 हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 1830 माइनस 12,15,000, 6,15,000। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। इन सब की नरेशन भी आ जाएगी जो मैंने अभी नहीं लिखी है। जैसे फर्स्ट एंट्री है उसमें ट्रांसफ़र ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, या ट्रांसफ़र ऑफ ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सेकेंड एंट्री में ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट साइड अकाउंट रिलेटेड टू क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, और थर्ड एंट्री में बीइंग ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। तो इस तरीके से हमने ये भी सीखा कि किस तरीके से ट्रांसफ़र एंट्रीज बनानी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार आपको पता नहीं चलता है कि ट्रांसफ़र एंट्रीज हमें जो बनानी है वो किस तरीके से बनेंगी। तो आप लोगों को ज़रूर आइडिया होना चाहिए ट्रांसफ़र एंट्रीज बनाने का। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर हमसे केवल ट्रेडिंग अकाउंट बनाने को बोला गया है, और अब हम ट्रेडिंग अकाउंट देसी तरीके से बनाने पर आ गए हैं। फॉर्मेट से, स्केल से तो मैंने काफ़ी बना लिया, अब मैं ऐसे ही नॉर्मल बना रहा हूँ, लेकिन आपको ढंग से बनाना है। टू ओपनिंग स्टॉक 10,000 का हमारा ओपनिंग स्टॉक है।
इसके बाद सेल्स रिटर्न दी है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय सेल्स और माइनस रिटर्न्स, क्योंकि आप आदत बनाइए सीक्वेंस वाइज एक एक चीज़ लिखते जाएं। अगर मैं अभी सेल्स रिटर्न लेस करनी है सेल में से तो मैं सेल लिखने आगे चला गया तो वापस शायद इधर आना भूल जाऊं। इसलिए आप एक सिस्टम बनाइए, एक आइटम के बाद एक आइटम बनानी है, हमें एक के बाद एक आइटम ही जानी है, इधर उधर नहीं जाना। तो पहली आइटम स्टॉक है तो वो लिख दिया, दूसरी सेल्स रिटर्न है तो मैं सेल्स रिटर्न ही लिखूंगा बस। और वो सेल्स रिटर्न कैसे लिखूंगा, मैं सेल्स लिख रहा हूँ, अमाउंट छोड़ रहा हूँ उसकी में से माइनस कर रहा हूँ सेल्स रिटर्न 5000। नेक्स्ट है सेल्स 2 लाख, तो 2 लाख माइनस सेल्स रिटर्न 5000 195 आ जाएगा। नेक्स्ट आइटम वेजेस, तो मुझे पता परचेजेस और परचेजेस रिटर्न आता है तो उसकी जगह छोड़ दी मैंने, और टू वेजेस 11000। पहले हमें ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेजेस ही लिखना चाहिए। फिर परचेजेस है 2 लाख, टू परचेजेस 2 लाख, इसमें से माइनस करेंगे परचेजेस रिटर्न 2500, तो 1,97,500। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेज इनवर्ड 1500, नेक्स्ट है कैरेज आउटवर्ड, ये सेल्स एक्सपेंसेस है तो मैं यहाँ नहीं लिखूंगा। और फ्रेट इनवर्ड है 2500, टू फ्रेट 2500। फिर मैं इस अकाउंट का टोटल करूँगा और क्लोजिंग स्टॉक लिखूँगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 20,000। टोटल आया मेरा डेबिट साइड में 10,000 197,500 11,000 1500 एंड 2,500। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है क्रेडिट से तो मैं डेबिट साइड का टोटल लिख लेता हूँ दोनों साइड। इसका मतलब यहाँ पर लॉस हो गया, हमें लॉस हो गया है बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो लॉस आया है हमारा वो आया है 7,500 का, 7,500 रुपये का लॉस है जो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। एक और क्वेश्चन आया है ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से रिलेटेड। ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं, हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। कैश परचेजेस, तो टू परचेजेस चाहे वो कैश हो या क्रेडिट हो दोनों आती है 1,50,000। क्रेडिट परचेजेस 9 लाख। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न बाय सेल्स होगा माइनस रिटर्न। ये कंफ्यूज करने के लिए इसके बाद दिया हुआ है ताकि हमें लगे कि ये परचेजेस रिटर्न है और हम परचेजेस में से लेस कर दें, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो रिटर्न्स 20,000 की सेल्स रिटर्न है। कैश सेल्स 1,60,000। क्रेडिट सेल्स 11 लाख। टोटल 12,60,000 माइनस 20,000 12,40,000 सेल्स हो गई। रिटर्न आउटवर्ड 10,000। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेजेस रिटर्न 10,000, तो बाहर आ जाएगा 10,40,000। फ्रेट इनवर्ड मतलब सिंपल फ्रेट परचेजेस पर, तो टू फ्रेट 3,000। कैरेज इनवर्ड्स टू कैरेज 3,000। वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी में आप माने ये वेजेस है क्योंकि सैलरी P&L की आइटम है, लेकिन वेजेस एंड सैलरी का मतलब वेजेस की का पार्ट ज़्यादा है इसलिए हम इसे डेबिट साइड में ही लिखेंगे।
ओपनिंग स्टॉक 1,50,000, क्लोजिंग स्टॉक 88,000, लेकिन नेट रियलाइजेबल वैल्यू 84 है, तो जो भी कम होता है वो लिखते हैं। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 84,000, दोनों में से जो भी कम हो लिखते हैं। कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल इसके बारे में हमने बात की थी। टोटल इज 13,24,000 और हमारा जो जीपी आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट, वो आ गया 1,24,000। तो हमने एक क्वेश्चन और कर लिया, क्वेश्चन नंबर 11। इस तरीके से हमें ये पता चलता जा रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट हमें कैसे बनाना है। अब एक थोड़ी सी नई चीज़ है जिसका नाम है एडजस्टेड परचेजेस। एडजस्टेड परचेजेस होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब अगर हमें एडजस्टेड परचेजेस दिया है तो हमने ये तीन चीज़ें लिख दी हैं, तो इन्हें अब अलग से हम ट्रेडिंग में नहीं लिखेंगे। अगर एडजस्टेड परचेजेस आ गई तो ना तो ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे ना ही क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेजेस लिखा हुआ है, तो एडजस्टेड परचेजेस लिखा होने का मतलब कि हम लोगों को अलग से ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि एडजस्टेड परचेजेस में आ जाता है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। आप हमेशा हेडिंग डालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग सो एंड सो। तो टू एडजस्टेड परचेजेस 11 लाख, सेल्स 12,50,000, freight 6,000, wages 14,000। freight and carriage outward ये नहीं आएगा क्योंकि ये सेल्स से रिलेटेड है और हम लोग किससे रिलेटेड लिखते हैं, परचेजेस से रिलेटेड, तो ये नहीं आएगा। टोटल आ गया 12,50,000 और जीपी आ गया 1,30,000। तो एक क्वेश्चन और हमने कर लिया, अगर एडजस्टेड परचेजेस दे रखी होगी तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखेंगे। एक और क्वेश्चन है जिसमें हमें एडजस्टेड परचेजेस दिया हुआ है, तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19, तो टू एडजस्टेड परचेजेस 24 लाख, फ्रेट इनवर्ड 20,000, फ्रेट एंड कैरीज आउटवर्ड नहीं आएगा क्योंकि ये सेल से रिलेटेड है, हम परचेजेस से रिलेटेड लिखते हैं। परचेजेस से रिलेटेड और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। वेजेस आ जाएगा 1,70,000, फ्यूल एंड पावर आ जाएगा 30,000, ऑफिस रेंट नहीं आता, P&L की आइटम है। ट्रेड एक्सपेंसेस नहीं आता, P&L की आइटम है। सेल्स 30 लाख, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा क्योंकि एडजस्टेड परचेजेस हमें दी हुई है। तो जो टोटल हो गया हमारा वो 30 लाख हो गया। और जीपी आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L या कैरी डाउन 3,80,000। ट्रांसफर टू P&L इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि ठीक है ज़्यादा, क्योंकि हमें इसमें P&L अकाउंट नहीं बनाना। अगर P&L अकाउंट बनाना होता तो हम लोग लिख सकते थे। तो हम लोग लगातार इतने सारे क्वेश्चंस हमने किए जिसके अंदर हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने थे। तो अब हमारे सामने जो आगे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो COGS से रिलेटेड और एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। तो बेसिक आपको समझ में आ गया कैसे बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। आज हम अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। हम लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आ गया। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद में हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, लेकिन उससे पहले हम कुछ
ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड ही कुछ बातें सीखने वाले हैं। ट्रेडिंग अकाउंट की इंफॉर्मेशन को यूज करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, मतलब कि माल कितना जो बेचा है उसकी कॉस्ट क्या है। तो अगर हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट को हटा दें और सेल को हटा दें तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक आता है, नेट परचेजेस आती है, नेट सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट। हम लोग क्या चाह रहे हैं कि हमें COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। तो हम अगर क्लोजिंग स्टॉक को इधर और ग्रॉस प्रॉफिट को इधर शिफ्ट कर दें तो हमारा ये जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था हमने, ट्रेडिंग अकाउंट की बजाय हमारा COGS आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जो क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर होकर आया माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये क्या आ जाएगा COGS। और यहाँ क्या बचेगा, नेट सेल्स माइनस GP। तो दोनों ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल बेचा है उसकी कॉस्ट क्या है ये हमें बताएंगे। ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक और नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। इसका यूज होगा, काफी इंफॉर्मेशन हमें यूज करनी पड़ेगी। करते हैं क्वेश्चन। हमें 2011 ईयर के लिए नेट सेल्स दिया है 2,85,000 और GP दिया है 25% ऑन सेल्स। तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमें क्या दिया है, 25% GP ऑन सेल्स। ऑन कॉस्ट होता है तो इसका अलग ट्रीटमेंट होगा, ऑन सेल्स है तो अलग ट्रीटमेंट होगा। हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, क्योंकि सेल और GP दिया है तो हम सेल और GP वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। क्या था, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स 2,85,000, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 25% ऑन सेल्स, 25% of 2,85,000, 2,85,000 minus 25% of 2,85,000, तो ये हो जाएगा 71,250 और 2,13,750 रुपीज हमारा आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 2,13,750 रुपए। आगे बढ़ते हैं, एक और छोटा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। सेल्स दिया 9 लाख और GP है 30% ऑन सेल्स, COGS निकालना। तो वीडियो को पॉज करके आपको खुद करना है। COGS नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल्स 9 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 30% ऑफ 9 लाख, 9 लाख माइनस 2,70,000, 6,30,000। तो 6,30,000 रुपीज हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 में। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। यहां पर GP दिया है 25% ऑफ कॉस्ट। अभी तक हमें ऑन सेल दिया होता था, अब कॉस्ट पर दिया हुआ है। हमें ग्रॉस प्रॉफिट और COGS निकालना। फॉर्मूला क्या था COGS का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मान लेते हैं X है, नेट सेल्स 9 लाख है और ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑफ कॉस्ट, और कॉस्ट क्या है X, तो 25% ऑफ X
तो ये 25% इधर जाकर प्लस हो जाएगा, 0.25x इक्वल टू 9 लाख, 1.25x इक्वल टू 9 लाख, x इक्वल टू मीन्स COGS इक्वल टू 9 लाख डिवाइड बाय 1.25, तो 9 लाख डिवाइड बाय 1.25 ये आ जाएगा 7,20,000। तो आपको एक क्वेश्चन और समझ में आ गया हमें कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट पूछा है, टोटल परचेजेस दिया है, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेजेस रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और 2/3 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड फॉर 6 लाख। तो हमें यहाँ पर COGS का फॉर्मूला जो लगाना है, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट पूछा है, तो एक तरीका तो यही है कि हम ट्रेडिंग अकाउंट बना लें और वहां से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लें बजाय हम स्टेटमेंट के, क्योंकि जब भी जीपी पूछा जाए तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं। अगर सेल दे रखा है उस पे परसेंटेज है तो फिर तो सीधा आ जाएगा, अदरवाइज हमारे लिए ज्यादा आसान होगा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक आता है, टू परचेजेस है 8 लाख माइनस परचेजेस रिटर्न्स विच इज 20,000, तो ये जाएगा 7,80,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 60,000, 2/3 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड फॉर 6,10,000, तो सेल्स 6,10,000। देखिए जो हमारा गुड्स है, जो परचेज्ड गुड्स है उसका 2/3 सोल्ड हुआ है, तो 1/3 स्टॉक में है, तो क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं। क्योंकि हमारा 7,80,000 है और इसका 2/3 सेल हुआ है, तो हमारे पास कितना बचा हुआ है, 1/3। तो हमारे पास 1/3 बचा हुआ माल हो जाएगा 7,80,000 डिवाइड बाय 3, 2,60,000, 2,60,000 रुपये का माल बचा हुआ हो जाएगा, टोटल 8,70,000। और जो हमारा जीपी आ जाएगा इस सिचुएशन में -780 -60, (2/3 of the goods were sold for 6,10,000). तो 6,10,000 plus 2,60,000 8,70,000 minus 7,80,000 minus 60,000, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट 30,000 आ जाएगा। यहाँ मेरी एक अजम्पशन है, वो अजम्पशन क्या है, अजम्पशन ये है कि ये जो माल है ये रॉ मटेरियल है। अगर ये माल फिनिश गुड्स होगा, देखिए रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल मतलब जिसके ऊपर काम अभी कुछ भी नहीं हुआ है, तो मैंने अगर ऐसा एज्यूम करा है कि रॉ मटेरियल है तो मैंने परचेजेस का 1/3 कर दिया, क्योंकि माल रॉ मटेरियल है, उस पर कोई भी काम हुआ नहीं है। अगर नोट डालना पड़ेगा, अगर मैं ये मानता हूं कि फिनिश गुड्स है, मतलब ये जो हमें क्वेश्चन में लाइन दी है कि 2/3 ऑफ द गुड्स, अब ये गुड्स परचेज्ड है या गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, ऐसा कुछ बताया नहीं। मैंने एज्यूम करा गुड्स परचेज्ड है और उसका 2/3 मैंने बेच दिया है।
लेकिन अगर मैं ये एज्यूम करूं कि नहीं भाई, मैंने 2/3 ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड उसको सोल्ड करा है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट होगा उसमें नेट परचेजेस 7,80,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 60,000, सेल्स 6,10,000, और जब हमें यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक निकालूं और मैंने ये माना कि ये क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स से जो माल बनाया है उसमें से बेचा और उसमें से बचा हुआ है, तो इसकी कॉस्ट 8,40,000 हो जाएगी और उसका 1/3 माल बचा हुआ होगा मेरे पास 2,80,000, और मेरे पास टोटल हो जाएगा 8,90,000, और जो जीपी आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 50,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को अजम्पशन लेनी है कि जो माल हमने बेचा है वो परचेज्ड गुड्स में से बेचा हुआ, जो बचा हुआ है वो रॉ मटेरियल है या फिनिश गुड्स है। अब इन दोनों में से कुछ भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक अगर चूज करना ही है तो आप ये मानिए जो माल बनाया है उसमें से हमने बेचा है और उसमें से बचा हुआ था, जो बचा हुआ माल है वो रॉ मटेरियल ना होकर के फिनिश गुड्स है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। 18 में हमसे पूछी गई है दो बातें, एक क्लोजिंग स्टॉक ऑफ और एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हमारे पास सेल्स और जीपी होना चाहिए, वो सब कुछ है, सेल है, सेल्स रिटर्न है और जीपी है, तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं सीओजीएस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स है 48,000, सेल्स रिटर्न है 3,000, तो ये तो नेट सेल्स हो गई, और ग्रॉस प्रॉफिट है 18,000, तो 45,000 माइनस 18,000, तो मेरे पास सीओजीएस आ गया 45,000 माइनस 18,000 27,000, तो 27,000 रुपीज का मेरे पास सीओजीएस आ गया। अब मैं निकालना चाहता हूं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक निकालना है मुझे, तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए या तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना लूं या सीओजीएस का दूसरा वाला फॉर्मूला लगा दूं, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक 15,000, नेट परचेजेस 30,000 माइनस 2,700, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3,000, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमें निकालना है और सीओजीएस हमें पता है, तो यहां से हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल पाएंगे 15,000 प्लस 27,300 प्लस 3,000 माइनस 27,000। 18,300 रुपीज का क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कहा है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए,
तो बना लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, परचेजेस 280, क्लोजिंग स्टॉक 80, wages 2000, freight 3600, carriage note 1000, परसेंटेज ऑफ जीपी ऑन सेल्स इज 20%। हमें ना तो सेल दिया ना जीपी दिया, तो अब हमें सेल्स और जीपी निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट में। जो हमने लिखा है ये सीओजीएस है, सीओजीएस का फॉर्मूला यही होता है। तो ये आ गई सीओजीएस 1 लाख प्लस 2,80,000 प्लस 2000 प्लस 3600 प्लस 1000 माइनस 80,000, तो 3,06,600 सीओजीएस निकल गया। सीओजीएस का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला लगा दिया, सीओजीएस आ गया। और हमें पता है कि जो जीपी है वो सेल का 20% है, तो हमें पता है सीओजीएस होता है नेट सेल्स माइनस जीपी। तो ये है 3,06,600, नेट सेल मान लिया एक्स है, और इसमें से जीपी लेस हो जाएगा जो 20% ऑफ सेल मतलब एक्स है। तो यहाँ पर बचा 3,06,600 इक्वल टू 0.80x, x इक्वल टू 3,06,600 डिवाइड बाय 0.80। तो ये हमारा आ जाएगा 3,06,600 डिवाइड बाय 80%, 3,83,250। ये हमारी सेल्स आ जाएगी 3,83,250, और इस सेल पर जीपी आ जाएगा जो कि है 20%, 76,650। तो इस तरीके से हमने एक ट्रेडिंग अकाउंट और बनाया जिसमें कुछ हिडन इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें लिखा है कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। हमें ओपनिंग स्टॉक दिया, हमें सेल कैश और क्रेडिट सेल दे दी, परचेजेस दे दिया, रेट ऑफ जीपी, क्लोजिंग स्टॉक पूछा। हम चाहें तो एक ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं, चाहे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में एक तो ओपनिंग स्टॉक आएगा 20,000, कैश सेल्स आएगी 60,000, क्रेडिट सेल्स आएगी 40,000, परचेजेस आएगी 70,000। अब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है हमें। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है, और साथ ही साथ हमें जीपी निकालना है। तो दो चीजें मिसिंग है हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट और क्लोजिंग स्टॉक। अब हमें कुछ दोनों में से कोई चीज नहीं बताया है, तो हम एक काम करते हैं, वो काम ये है कि हम कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज ऑन कॉस्ट को
परसेंटेज ऑन सेल्स। ये कैसे होता है? देखिए, हम कॉस्ट को x मान लें या 100 मान लें, 100 मान लेते हैं, तो कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड होगा, और जो प्रॉफिट है वो है 33 1/3%। 33 1/3% का मतलब होता है 100/3%। जब परसेंटेज का मीनिंग पता चलता है तो ये होता है डिवाइड बाय 100। तो इसका मतलब 1/3 हमारा 1/3 क्या हो गया? जीपी हो गया ऑन कॉस्ट। तो प्रॉफिट हो गया 1/3, 33 रुपये 33 पैसे, और सेलिंग प्राइस हो गया 133.33। अब हम जीपी निकालना है, वो सेल पर निकालना है, लेकिन जीपी दिया कॉस्ट पर, तो जीपी ऑन सेल्स निकाल लेंगे। जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। जीपी हमें दिया है 33 रुपये 33 पैसे, सेल दिया 133 रुपये 33 पैसे इंटू 100, तो ये हो जाएगा 25%। जीपी ऑन सेल्स। सेल्स पता हमें 1,00,000 रुपए की है, 1,00,000 रुपए का 25% निकाल लेते हैं, तो 1,00,000 रुपए का 25% हमारा आ जाएगा 25,000 रुपये। तो ये हमारा जीपी हो जाएगा 25,000 रुपये, और फिर क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेते हैं, 1,15,000 रुपये का टोटल, और क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 15,000। तो हम लोगों को क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना दे रखी हो तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर उसमें बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हमें नेट सेल्स पता लगानी है, जीपी पता लगाना है, सीओजीएस पता और जीपी ऑन सेल्स पता है। सीओजीएस क्या होता है? नेट सेल्स माइनस जीपी, और ये दिया है हमें 1 लाख, और नेट सेल्स हमें नहीं दिया, एक्स मान लेते हैं। जीपी सेल पर है 20%, सेल पर, तो x 20/100 x हमारा जीपी हो गया, मतलब 0.80x इक्वल टू 1 लाख, x इक्वल टू 1 लाख डिवाइड बाय 0.8, तो 1,25,000। सेल्स 1,25,000, सीओजीएस 1 लाख, तो जीपी 25,000। तो हमारा एक आंसर तो जीपी का आ गया, और दूसरा आंसर नेट सेल्स का भी आ गया। सेल्स 1,25,000 और जीपी हमारा 1,20,000। तो हम जीपी 25 और सीओजीएस 1,25,000। अब इसके बाद में हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो क्वेश्चंस हम P&L अकाउंट के करेंगे। तो जब तक के लिए